बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, तिलबन कॉलोनी, रांची। गुड मॉर्निंग गाइज। तो ये धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए हैं प्लांट एनाटॉमी के लास्ट लेक्चर पे, और जो लास्ट लेक्चर में खुद को पढ़ना है, आपको पढ़ने का है, वो रहेगा सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम, जहां हमने आधा पार्ट कल कर लिया था, हाफ आज करेंगे, फॉलोड बाय मैकेनिज्म ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। इतना करने के बाद ये चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर है अपना मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसका वेटेज फिर से एनाटॉमी जैसा ही रिच है। यानी जैसे आप कहते हैं कि यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, वैसे ही वहां भी मान लीजिए अब 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। तो पहले इसको खत्म करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने समझाया है आपको समझ में आया रहा है, और जहां दिक्कत है आप पूछ रहे हैं, कई लोग, बाकी लोग भी पूछते रहें, डाउट क्लियर होना चाहिए। चैप्टर बिल्कुल अभी आप खत्म ही कर रहे हो तो बिल्कुल इट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, एक एक फंडा क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम लोगों ने जब तक पढ़ा है वो था कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है ये है इंक्रीज इन गर्थ और इंक्रीज इन डायमीटर ऑफ प्लांट। ये सेकेंडरी ग्रोथ कहां देखने को मिलता है, तो हमने बात करा सेकेंडरी ग्रोथ कैन बी सीन इन जिम्नोस्पर्म एंड इन डाइकॉट। अब ये जिम्नोस्पर्म का स्टेम है या फिर जिम्नोस्पर्म का रूट है, डाइकॉट का रूट है या फिर डाइकॉट का स्टेम है, इन जगहों पे आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा। यानी लीफ किसी का भी हो या फिर मोनोकॉट का स्टेम, मोनोकॉट का रूट हो, वहां आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है। एक और चीज यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, 2-3 बच्चों ने पूछा है, जब हमने बनाया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट लीफ तो मैंने समझाया तो था, लेकिन समहाउ डायग्राम में जो लोअर एपिडर्मिस था उसके नीचे क्यूटिकल बनाना मैं भूल गया था। दैट वाज जस्ट अ मिस्टेक। हमने समझा था जरूर लेकिन इसको कि दोनों तरफ क्यूटिकल रहता है, बोलने में आया था लेकिन डायग्राम बनाने में वो चीज नीचे मिस कर गया था। तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होने का है, चाहे कोई भी लीफ हो, यानी वो डाइकॉट का लीफ हो या फिर मोनोकॉट का लीफ हो, इन दोनों लीफ में आपको अपर एपिडर्मिस या फिर लोअर एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल तो मिलना ही मिलना है। तो ये ध्यान रखिएगा। कई लोगों का क्वेरी था ये कि जब जो आपने डायग्राम बनाया है उसमें क्यूटिकल नहीं दिख रहा है लोअर साइड में, लेकिन क्यूटिकल तो होता है। आप इसको ऐसे ध्यान रखिए, प्लांट का हर वो पार्ट जैसे कि स्टेम है या फिर लीफ है जो एक्सपोज रहता है, वहां एपिडर्मिस के बाहर क्यूटिकल रहता ही है। चूंकि रूट वॉज अंडरग्राउंड, वो तो एरियल था नहीं, इसीलिए वहां पे क्यूटिकल की जरूरत नहीं थी। अदरवाइज जो भी प्लांट पार्ट एक्सपोज रहते हैं वहां पे क्यूटिकल आपको देखने को यूजुअली मिलता है। तो हम लोगों ने बात करा कि जो डाइकॉट स्टेम है, जो सोनी लगता है लास्ट लेक्चर में आप नहीं थे, मैंने बता दिया था जब हमने स्टार्ट किया एनाटॉमी ऑफ रूट पढ़ना, तभी मैंने कहा था कि इसके बाद आपको नोट्स नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली सब डायग्राम बेस्ड पार्ट्स हैं। तो मैं डायग्राम यहां बनाऊं फिर डायग्राम आपको नोट्स में बना के फिर से आपको भेजूं, ये दिस इज सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। और ऊपर से जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट फॉर्म में जाएगा, जबकि हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो अलग अलग सेल्स के लिए अलग अलग कलर यूज कर रहे होंगे, तो उस नोट्स में अलग अलग आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। इसलिए इट्स बेटर कि आप यहीं कंसंट्रेट करें और नोट्स लिखते रहें। आपको अलग से डायग्राम अगर बना के मैं अलग से नहीं देने वाला हूं, क्योंकि सिंपल लॉजिक है, दैट विल सिंपली वेस्टेज। तो मैंने कहा कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है डाइकॉट स्टेम में, जिसे आप स्टिलर कैम्बियम भी कहते हैं, ऐसा क्यों कह रहे थे आप, तो याद कीजिए कि पेरिसाइकल से लेकर के अंदर यानी एंडोडर्मिस के अंदर जो कुछ भी था आपने नाम दिया था उसका स्टील। आपने कहा डाइकॉट स्टेम में यू स्टील कहलाता है, मोनोकॉट स्टेम में टेक्टोस्टील कहलाता है। तो स्टील क्या था, ऑल प्लांट पार्ट प्रेजेंट विद इन एंडोडर्मिस इज स्टील। तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये ऑब्वियसली स्टील का पार्ट है, इसलिए यहां लिखा है मैंने सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम, या फिर कह सकते हैं आप उसे स्टीलर कैम्बियम।
अब हमने लास्ट लेक्चर में जो देखा है उसे फटाफट एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि जो डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम है वो पार्टली प्राइमरी और पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन है। ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जो वैस्कुलर कैम्बियम है दैट वैस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट स्टेम कंप्राइजेज ऑफ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Intrafascicular cambium was based on origin a primary meristem, while that interfascicular cambium was a type of secondary meristem which was formed because of dedifferentiation of parenchymatous cells of medullary rays। इसलिए आपने कहा वो secondary meristem है, यानी बाद में बना है। तो इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी ऑरिजिन का, इंटरफेसिकुलर सेकेंडरी ऑरिजिन का, दोनों को मिला के आप कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम या फिस्टुलर कैम्बियम कहते हैं। इसलिए आपने कहा वो पार्टली प्राइमरी है और पार्टली सेकेंडरी है। ये जो वैस्कुलर कैम्बियम था इसमें दो तरह के सेल्स थे, एक था फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और एक था रे इनिशियल। जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल था वो बनाता है चाहे जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो। जाइलम की बात कर रहे हैं आप तो जाइलम में बनाता है ट्रैकिड्स को, वेसल्स को, जाइलम पेरेन्काइमा को जिसे आप कहते हैं एक्सियल पेरेन्काइमा भी, और जाइलम फाइबर को। वैसे ही अगर फ्लोएम की बात करें तो ये फ्यूजिफॉर्म इनिशियल ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म्स अगेन एक्सियल कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम। कौन कौन से होते हैं एक्सियल कंपोनेंट में? तो आपने कहा सीव ट्यूब है, कंपेनियन सेल है, फ्लोएम फाइबर है और एक्सियल पेरेन्काइमा है, वहां भी एक्सियल फ्लोएम पेरेन्काइमा है वहां पे भी। जो रे इनिशियल्स हैं वो क्या बनाते हैं? तो जाइलम में बनाते हैं रे पेरेन्काइमा को और यहां भी बनाते हैं वो रे पेरेन्काइमा को। हमने समझा कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसके अंदर जो सेल्स हैं दे आर अंडरगोइंग periclinal division forming some cells inside and some cell towards inner side and some cell towards outer side. Cells which were formed towards inner side were secondary xylem while cells formed towards outer side were secondary phloem। हमने ये भी देखा है कि वैस्कुलर कैम्बियम का जो एक्टिविटी है वो अंदर की तरफ 8 to 10 टाइम्स ज्यादा है, यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज 8 to 10 टाइम्स मोर देन रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम। हमने यह भी देखा है कि जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो जाइलम ज्यादा बन रहा है, नाम है उसका सेकेंडरी जाइलम, और सेकेंडरी जाइलम in comparison to primary xylem is having more xylem fibers। xylem fiber कैसे होते हैं? रोबस्ट टाइप के होते हैं, हाई लिग्निफाइड होते हैं। इसीलिए जो पिथ है उसके सेल्स लगातार क्रश हो रहे होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद भी यानी सेकेंडरी जाइलम बन रहा है फिर भी प्राइमरी जाइलम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन वो शिफ्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स पिथ, अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा होगा। परसिस्ट क्यों कर जा रहा है इतना प्रेशर होने के बाद भी? क्योंकि उसके सेल्स कैसे हैं? खुद लिग्निफाइड हैं, खुद डेड सेल्स हैं, खुद कड़क सेल्स हैं, वो तो क्रश नहीं हो रहे हैं। वहीं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ प्राइमरी फ्लोएम और जो अर्ली फॉर्म्ड सेकेंडरी फ्लोएम है यानी जो पेरिफेरल सेकेंडरी फ्लोएम है वो लगातार क्रश होते रहते हैं। टेक्निकल टर्म आपने यूज किया था ऑब्लिटरेशन ऑफ फ्लोएम कहते हैं उसे। हमने ये भी देखा है कि जो एक्टिविटी है वैस्कुलर कैम्बियम का वो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता है। हमने कहा कि अर्ली सीजन में या फिर समर सीजन में कह लें या फिर स्प्रिंग सीजन में कह लें, जब नए नए लीफ आते हैं प्लांट्स के ऊपर तो वहां ज्यादा जाइलरी कंपोनेंट्स बन रहे होते हैं, वहां बन रहे वेसल्स का डायमीटर भी ज्यादा रहता है। डायमीटर ज्यादा रहता है कारण क्या है? क्योंकि ज्यादा पानी कैरी करना है बेस्ड ऑन सीजन। जैसा डिमांड है स्प्रिंग के समय में उसके हिसाब से वेसल्स का लिमिट ज्यादा रहता है, डायमीटर ज्यादा रहता है। और क्या आपने फीचर देखा? तो इस टाइम बनने वाला जो सेकेंडरी जाइलम है वो लाइट कलर का दिखता है। आपने नाम दिया था इसका अर्ली वुड या फिर स्प्रिंग वुड या फिर समर वुड कह देते हैं, जो कि रिंग के फॉर्म में है। वैसे ही जो सेकेंडरी जाइलम यानी जो वुड बन रहा है ड्यूरिंग विंटर या फिर लेट सीजन कहते हैं आप उसे, या फिर ऑटम के टाइम पे जब नियरली प्लांट लीफलेस हो जाता है तो पानी की जरूरत नहीं रहती ज्यादा, उस टाइम पे जाइलरी एलिमेंट्स कम बनते हैं, जो वेसल्स बनते हैं उनका ल्यूमेन भी छोटा रहता है।
इसीलिए वहां आपको पर यूनिट एरिया वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, डेंसिटी जो है वहां का ज्यादा है। साथ में आपने कहा वो डार्क कलर का दिखता है। तो ये जो मैंने डिफरेंस लिखा है बोला, ये अपने आप में पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी है अर्ली वुड और लेट वुड में। चूंकि एक ही साल में दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स बन रहे हैं, एक लाइट कलर का और एक डार्क कलर का, यानी एक स्प्रिंग वुड और एक ऑटम वुड, इन दोनों को मिला के कहते हैं आप एनुअल रिंग। चूंकि एक साल में एक एनुअल रिंग बनता है, इस एक एनुअल रिंग में एक रिंग होता है स्प्रिंग वुड का और एक होता है ऑटम वुड का। इसे आपने कहा कि बाय एनालाइजिंग बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ दैट एनुअल रिंग्स we can estimate the age of a tree. This is known as dendrochronology. यहां हमने इस तरह से बात करा था। साथ में हमने ये भी लास्ट में बात करा कि जो एनुअल रिंग्स हैं ये ज्यादा डिस्टिंक्ट होंगे, ज्यादा क्लियरली दिखेंगे आपको तब जब सीजनल वेरिएशन बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग है। यानी जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करते हैं जहां पे मोर और लेस पूरे साल एक जैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है। जैसे कि अपने इंडिया की बात करें तो जो सी शोर वाला एरिया है, जैसे आपने कहा कोलकाता है, चेन्नई है, मुंबई है, यहां थ्रू आउट द ईयर सेम क्लाइमेटिक कंडीशन रहता है, यानी ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन कह सकते हैं आप इसे। इसीलिए वहां पे एनुअल रिंग्स तो बनते हैं, लेकिन चूंकि उतना कॉन्ट्रास्टिंग वेरिएशन नहीं है स्प्रिंग और ऑटम के टाइम पे, तो आपने कहा ये जो रिंग्स बन रहे हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। जबकि वही एनुअल रिंग्स उन ट्रीज के जो कि ग्रो कर रहे हैं टेम्परेट एरियाज में, जैसे कि आप कह सकते हैं हिमालयन रीजन में, कोई भी आप हिल स्टेशन ले सकते हैं वहां का, तो वहां आपको डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स मिलता है। जैसे आपने कहा शिमला, मनाली, ऊटी वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स। यहां तक हम लोगों ने बात किया हुआ था। अगर किसी बच्चे को यहां तक डाउट है तो फटाफट आप लिख दीजिए, उसको मैं एड्रेस करता हूं और फिर आगे बात करते हैं हम लोग पढ़ना अबाउट हार्टवुड एंड सैपवुड। हालांकि मैंने थोड़ा सा समझाया था लास्ट लेक्चर में, लेकिन मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि बीच में छोड़ दिया था मैंने। तो मैंने कहा है कि जो सेकेंडरी जाइलम है उसे आप फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप में, एक है अल्बर्नम और एक है ड्यूरामेन। अल्बर्नम यानी सैपवुड और ड्यूरामेन यानी हार्टवुड। तो ये भी आपको ध्यान रखने का है। यही मैं आपको बता दूं, हालांकि आगे फिर से बताऊंगा और लास्ट लेक्चर में भी समझाया था मैंने कि हार्डवुड और सॉफ्टवुड को आप हार्टवुड और सैपवुड के साथ मिक्सअप नहीं कीजिएगा, अलग अलग चीजें हैं। हार्डवुड क्या है समझाया था लास्ट लेक्चर में, अभी फिर समझा नहीं रहा हूं क्योंकि लास्ट में फिर उसको कवर करने वाला हूं मैं। तो फिलहाल मैंने कहा है ये हार्टवुड है, हार्डवुड नहीं है। अब क्या है ये तो जरा समझिएगा। मान लीजिए मैंने कहा है कि ये वैस्कुलर कैम्बियम है, दिस ब्लैक वन इज वैस्कुलर कैम्बियम। अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसने कॉन्सेंट्रिक तरीके से अंदर में बनाया होगा सेकेंडरी जाइलम। मान लीजिए मैंने कहा ये 1 साल का है, फिर मैंने कहा ये दूसरा रिंग है, फिर मैंने कहा ये तीसरा रिंग है, ऐसे बनता जा रहा है सेकेंडरी जाइलम। मैंने लास्ट लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट बोल के समझाया था कि आप पोजीशन ध्यान रखिएगा सेकेंडरी फ्लोएम का, सेकेंडरी जाइलम का। मैंने बोला था, मैं फिर से बोलता हूं कि अगर आपसे कोई पूछता है कि जो यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम है उसका पोजीशन क्या है, तो ये रहा यंगेस्ट सेकेंडरी जाइलम। हर रिंग अपने आप में सेकेंडरी जाइलम है ना, ये भी सेकेंडरी जाइलम का रिंग है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। लेकिन यंगेस्ट कौन होगा? जो बिल्कुल कैम्बियम के पास होगा। यानी ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम कहां होगा? टुवर्ड्स पिथ, या फिर कह सकते हैं फारदेस्ट फ्रॉम दिस वैस्कुलर कैम्बियम। जो सेकेंडरी फ्लोएम की बात करते हैं तो आप फिर से वही बात कहेंगे, जो यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है वो ठीक पास में है किसके? वैस्कुलर कैम्बियम के। जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है वो नियर टू प्राइमरी फ्लोएम है या फिर फारदेस्ट फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम है। तो फिलहाल ये मैंने ब्लैक से बनाया था वैस्कुलर कैम्बियम को, और अंदर में ऑब्वियसली क्या रहा होगा? फिर सेकेंडरी जाइलम रहा होगा। ये अंदर में आपको दिख रहा है सेकेंडरी जाइलम। अब चूंकि लगातार हर साल ये
वैस्कुलर कैम्बियम के सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, अंदर की तरफ भी सेल्स कट ऑफ कर रहे हैं, बाहर की तरफ भी सेल्स कट ऑफ कर रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ सेल का डिवीजन ज्यादा है, यानी सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहे हैं, और वो भी सेल्स कैसे हैं, डेड हैं, लिग्निफाइड हैं, कड़क हैं, रोबस्ट हैं। ऐसे में प्रेशर ज्यादा बिल्डअप होता है। और इस सेकेंडरी जाइलम को आप दो अलग अलग रीजन में बांट सकते हैं। कैसे? तो वो सेकेंडरी जाइलम जो कि नियरली एकदम अंदर अंदर का है, यानी जो सेंट्रली लोकेटेड है, उसे आप नाम देते हैं ड्यूरामेन। मैंने कहा ये कहां है, सेंट्रल इन पोजीशन है। जबकि जो बाहर बाहर वाला सेकेंडरी जाइलम है उसे आप कहते हैं कि वो सैपवुड है, यानी हार्टवुड इज सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम, बट सैपवुड इज पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम। अब ये जो सेंट्रली लोकेटेड, ये मैंने शेड करा था, ये डार्क कलर का होता है, जबकि ये कैसा होता है, लाइट इन कलर होता है। अब ये डार्क क्यों है? क्योंकि इस हार्टवुड के जो ट्रैकेट्स या फिर वेसल्स हैं जिसमें ल्यूमेन रहा करता था, आप जानते थे, क्योंकि वो पानी कैरी कर रहा था। लेकिन यहां पे आप देखेंगे कि ट्रैकेट्स और वेसल्स के, यानी ट्रैकेट्स और ट्रैकिया के ल्यूमेन में डिपोजिशन है ऑयल का, वहां डिपोजिशन है गम का, वहां डिपोजिशन है टेनिन का, वहां डिपोजिशन है रेजिन का। इसीलिए कैसे हो गए, डार्क, जबकि यहां कोई डिपोजिशन नहीं है, इसी कारण से कैसे दिखते हैं, ये लाइट दिखते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई हॉलो ट्रैकेड वेसल है और एक जिसमें अंदर में फिलिंग किया हुआ है, जो फिलिंग इन चीजों का है, तो ज्यादा मजबूत कौन होगा? ऑब्वियसली ये वाला मजबूत होगा। यानी जो हार्टवुड है ये रोबस्ट है, आप कह सकते हैं ये इंसेक्ट एंड टर्माइट रेजिस्टेंट है, यानी यहां पे ये ऐसा लकड़ी जो बहुत जल्दी खराब नहीं होगा। जबकि यहां आपने कहा उतना रोबस्ट नहीं है, ऑल्दो है तो सेकेंडरी जाइलम ही, मजबूत तो होगा, मजबूत दोनों है, लेकिन जब दोनों में आप कंपेयर करने बैठेंगे तो कहेंगे ये ज्यादा मजबूत है और ये कम मजबूत है। मजबूती का कारण यहां पे क्या है, तो इसके ल्यूमेन में इनका डिपोजिशन होने के चलते ये कड़क हो गया है, रोबस्ट हो गया है। यहां आपने कहा इंसेक्ट एंड टर्माइट रेजिस्टेंट है, जबकि ये इंसेक्ट एंड टर्माइट रेजिस्टेंट नहीं है। दूसरी चीज, आप जब कहते हैं कि इसके ल्यूमेन में इनका डिपोजिशन है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर इनका ल्यूमेन खाली होता तब ना ये पानी और मिनरल को कैरी कर पाते। जाइलम का काम क्या है, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो सेकेंडरी हो, जाइलम का काम क्या है, प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर और मिनरल को तो ट्रांसलोकेट तब ना कर पाएगा जब ट्रैकेट्स और वेसल्स के ल्यूमेन में जगह हो, क्योंकि उचित पानी कैरी करना है इसको। लेकिन यहां आपने कहा है उसमें डिपोजिशन हो गया इन चीज का, यानी मैंने कहा ये फिजियोलॉजिकली कैसे हैं, दे आर फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव। जबकि ये जो पेरिफेरल हैं यहां कोई डिपोजिशन नहीं है, ये फिजियोलॉजिकली कैसे हैं, एक्टिव होते हैं। यानी जो पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम है ये लगातार अपना काम कर रहा होता है, लेकिन जो अंदर वाला पार्ट है वो फिजियोलॉजिकली हो जाता है इनएक्टिव। यानी अगर एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना दिया जाए कि किसी वुड से, यानी किसी सेकेंडरी जाइलम से आप अगर सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम को यानी ड्यूरेमन को निकाल देते हैं, तो क्या प्लांट के फिजियोलॉजी पे असर पड़ेगा? फिजियोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, स्ट्रेंथ पे असर पड़ सकता है क्योंकि ये रोबस्ट था, लेकिन उसके फिजियोलॉजी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ना पहले काम, जब ये कोई काम ही नहीं कर रहा था तो उसके निकालने से काम पे असर क्या पड़ने वाला है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। और क्या है, तो और यहां मिलता है आपको टाइलोसिस, जिसे आप एक और नाम से जानते हैं, और वो है ट्रैकियल प्लग। मैंने कहा है कि हार्टवुड के अंदर आपको टाइलोसिस मिलते हैं, जबकि यहां मैं कह रहा हूं टाइलोसिस नहीं मिलते हैं। अब बात करनी होगी अपने को कि ये आखिर टाइलोसिस होते क्या हैं। अब ये जो टाइलोसिस हैं ये एक्चुअली बलून लाइक इन्वेजिनेशन है, किसका, जाइलम पेरेन्काइमा का, किसके अंदर, ट्रैकिया के अंदर। नाम ही है ट्रैकियल प्लग।
ट्रैकिया यानी वेसल्स के अंदर प्लगिंग है। जरा देखते हैं डायग्राम। अगर मैंने कहा कि ये एक वेसल है, ये एक वेसल मैंने बनाया अगर, तो आपने जितना पढ़ा है उसके हिसाब से वेसल के लैटरल वॉल पे कैसे पीट्स होते हैं? सिंपल पीट्स होते हैं। ये मैंने कहा है दिस इज ट्रैकिया, यानी ये वेसल है। ट्रैकिया है या फिर कह दिया आपने वेसल है। बहुत इंक डाला हुआ है। मैंने कहा ये ट्रैकिया है या फिर मैंने कहा ये वेसल है। अब मान लिया मैंने कि यहां पे इस तरह से पीट्स बने हुए हैं, ये पीट्स बने हुए थे तो पहले से ही रहते हैं। अब अगर मैंने कहा ये ट्रैकिया है, इसके वॉल पे ये पीट्स हैं, अब मैं कह रहा हूं कि यहां जो जाइलम पेरेन्काइमा है जिसे मैंने रेड से बनाया है, कई बार ये जाइलम पेरेन्काइमा इन्वेजिनेशन दिखाता है। इट शोज इन्वेजिनेशन, यानी ये बलून शेप का इस तरह से अंदर में इन्वेजिनेशन कर देता है, जिसे आप नाम देते हैं ट्रैकियल प्लग। मैंने कहा कि रेड वाले सेल्स क्या हैं? जाइलम पेरेन्काइमा के हैं। वो इसके सिंपल पिट के थ्रू अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गए। वैसे ही इधर भी देखें अपन, अगर मैंने कहा ये जाइलम पेरेन्काइमा है तो इसने इस तरीके से इन्वेजिनेशन कर दिया है, इस तरीके से इन्वेजिनेशन कर दिया है, इस तरीके से इन्वेजिनेशन किया हुआ है। जहां से इन्वेजिनेशन किया है वो कौन सा पार्ट है? वो इसका पिट वाला एरिया है। तो ये आपको एलएस में ऐसा दिख रहा होगा। ये जो रेड से अंदर की तरफ दिख रहा है स्वेलिंग, इसे कहते हैं आप टाइलोसिस। यही है टाइलोसिस। चूंकि ये ट्रैकिया के ल्यूमेन के अंदर इन्वेजिनेट किए हैं, इसलिए नाम दिया इसका आपने ट्रैकियल प्लग। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ट्रैकियल प्लग और टाइलोसिस का मिलना इज फीचर ऑफ हार्टवुड, वेयर टाइलोसिस आर balloon shaped invagination of xylem parenchyma in the lumen of trachea through simple pits present on lateral wall। अब ये इंपॉर्टेंट है, AIPMT में पूछ भी चुके हैं, although this is not given in NCERT। NCERT में नहीं है बट इसलिए क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। ये ट्रैकियल प्लग ट्रैकिया के अंदर इन्वेजिनेशन है, ट्रैकिया के अंदर बलून शेप का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्ट्रक्चर किसका इन्वेजिनेशन से बना है? जाइलम पेरेन्काइमा के इन्वेजिनेशन से बना है। वैसे ही अगर अपन टॉप व्यू देख रहे हैं, टीएस काट के देख रहे हैं, अगर मैंने कहा कि ये अपना वेसल का टॉप व्यू है, तो ये मैंने कहा कि जो जाइलम पेरेन्काइमा था, ये अगर मैंने कहा जाइलम पेरेन्काइमा है, ये मैंने कहा दूसरा जाइलम पेरेन्काइमा है, तो ये कुछ कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किए रहते हैं ऐसे। ये जाइलम पेरेन्काइमा है, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, ये ट्रैकिया का ल्यूमेन है, ये ट्रैकिया का ल्यूमेन है। ये एलएस था और ये टीएस में आपको ट्रैकियल प्लग दिख रहे हैं। इस बार ये वाला ट्रैकियल प्लग है। तो ये टाइलोसिस हैं या फिर ट्रैकियल प्लग जिसे कहते हैं आप, जो कि सिर्फ कहां मिलता है? ड्यूरामेन में मिलता है। ये था अबाउट हार्टवुड एंड सैपवुड। यहां हमने कवर कर लिया है कि हाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। अब बात करनी है अपने को सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। अब तक आपने कॉर्क कैम्बियम के बारे में सिर्फ एक या दो लाइन ही जाना है, अब आपको डिटेल में समझ में यहां पे आएगा। अगर किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब जो आगे स्टार्ट होगा वो बिल्कुल अलग ही टॉपिक होगा, इस रिलेशन नहीं होगा उस चीज का।
क्या यहां तक सबको क्लियर है? जस्ट लेट मी नो, कोई डाउट है तो, क्लियर है तो भी बताइए, डाउट है तो भी बताइए। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलूम रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस टीएस ऑफ वेसल को। ये जैसे ये एलएस में दिख रहा था कि ब्लू वाला स्ट्रक्चर एक वेसल है यानी ट्रैकिया है, ये जाइलम पेरेन्काइमा है, वैसे ही ये टीएस काटा हुआ है, यानी आप टॉप व्यू देख रहे हैं, वेसल को ऊपर से देख रहे हैं, तो ये आसपास के जाइलम पेरेन्काइमा के सेल्स हो गए। ये जो खाली जगह दिख रहा है ब्लू, जहां पे लाइनिंग नहीं है, वो उसका पिट है। उन पिट्स के थ्रू ये जाइलम पेरेन्काइमा अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गया है। तो ये इस बार ल्यूमेन है, जैसे ये ल्यूमेन था ट्रैकिया का, वैसे ये ल्यूमेन है। जैसे ये ट्रैकियल प्लग था, वैसे ये भी ट्रैकियल प्लग है। बस अंतर है कि एलएस में देख रहे थे और ये टीएस में देख रहे थे। ये क्लियर होगा अब। किसी ने पूछा था, आई होप, आई गेस कनिष्क ने पूछा था, तो ये अब क्लियर हो गया होगा आपको। तो दिस वाज अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग कि हाउ सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। अब जरा समझिएगा इस बात को। जब ये वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी हो रहा था तो अंदर की तरफ भी सेल्स बन रहे थे और बाहर भी सेल्स बन रहे थे, यानी अंदर सेकेंडरी जाइलम बन रहा था, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा था। रेट ऑफ सेल डिवीजन वाज आल्सो वेरी फास्ट। ऐसे में क्या होता है, जो एपिडर्मिस है इस अंदर के बन रहे सेल से जो जनरेट हुआ है प्रेशर, उसको झेल नहीं पाता है और कई जगहों से एपिडर्मिस जो है वो रप्चर कर जाता है। अब अगर किसी प्लांट का जो एपिडर्मिस है वो रप्चर कर जाएगा तो जो नीचे के लिविंग सेल्स हैं सब एक्सपोज हो जाएंगे। जैसे कहीं पे आप ही के किसी बॉडी पार्ट में वुंड डेवलप हो जाता है, कहीं पे कट लग जाता है, तो फटाफट हीलिंग क्यों शुरू हो जाता है? उसका क्या क्या मैकेनिज्म है? जो मैकेनिज्म है हीलिंग का वो क्यों है आखिर? वो ये है कि जैसे ही अंदर के सेल्स एक्सपोज होंगे तो दैट विल एक्ट एज एक्टिव साइट फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, उसका एंट्री हो सकता है, वहां से बैक्टीरिया में मल्टीप्लाई कर सकता है। इसलिए फटाफट आपके पास मैकेनिज्म है उसको हील कर देने का। एग्जैक्टली वैसे ही प्लांट के बारे में सोचें। जब वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी हुआ तो बिकॉज ऑफ प्रेशर एपिडर्मिस बाहर से कई जगहों से रप्चर कर गया। एपिडर्मिस के रप्चर करने के कारण जो अंदर का कोलेनकाइमेटस सेल था, जिसे आपने कहा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जो लिविंग सेल्स थे वो एक्सपोज हो गए, यानी वहां से फिर से बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो या फिर तरह की कई सारी दिक्कतें, वायरस का एंट्री हो सकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकता है, वहां से ये हो सकता है। अब ये कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं हो, इसी कारण से उस वुंड को हील करना पड़ेगा। जो रप्चर हुआ है एपिडर्मिस को फिर से हील करना पड़ेगा, फिर से एक बाउंड्री बनाना पड़ेगा और इसी कारण से कॉर्क कैम्बियम का एक्टिविटी शुरू होता है। अब देखते हैं कॉर्क कैम्बियम क्या है, कैसे वो एक्टिविटी करता है, कैसे वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अपना अब सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम में सेकेंड पार्ट में कवर कर रहा हूं, एंड दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। मैंने आपको समझाया है कॉर्क कैम्बियम क्यों बन रहा है। अब ये कॉर्क कैम्बियम जो बन रहा है वो आखिर कहां से बन रहा है? तो जैसे मैंने कहा था कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम देयर वाज डी-डिफरेंशिएशन ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। वैसे ही मैं कह रहा हूं कि ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ
जब एपिडर्मिस रप्चर कर चुका है, अब जो कॉर्टेक्स का आउटर लेयर है, कॉर्टेक्स का जो आउटर लेयर है, यानी क्या हो सकता है ये हाइपोडर्मिस या फिर क्या हो सकता है जनरल कॉर्टेक्स। फिर से मैंने कहा है कि ठीक वैसे ही जैसे पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ पिथरेज अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, एग्जैक्टली वैसे ही जो कॉर्टेक्स का आउटर लेयर है यानी हाइपोडर्मिस या फिर उसके नीचे का जो लेयर है जनरल कॉर्टेक्स का, उसके सेल्स हो सकते हैं, हो जाते हैं डी डिफरेंशिएट और बनाते हैं क्या, बनाते हैं कॉर्क कैम्बियम। किससे बना है ये? कॉर्टेक्स के सेल से बना है। जो आउटर लेयर है कॉर्टेक्स का मोस्ट प्रोबेबली मोस्टली वहां से बना है। तो जरा ये बताइए कि कॉर्टेक्स जो है क्या वो स्टील का पार्ट है? नहीं। तभी तो आपने कहा कि ये कॉर्क कैम्बियम कह लो या फिर इसे एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम कह लो, बात बराबर है। मैंने कहा कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो स्टीलर कैम्बियम है और जो कॉर्क कैम्बियम है वो क्या है? एक्स्ट्रा स्टीलर कैम्बियम है। रविंद्र का क्वेश्चन है, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेलोजन एंड फिलम? अभी आज मैंने कुछ बोला ही नहीं इसके बारे में, थोड़ा वेट कर लो, अपने आप तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा क्वेरी। तो मैंने कहा कि अभी कॉर्क कैम्बियम बना है बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स। अब यहां मैं डायग्राम बना रहा हूं। अगर कॉर्क कैम्बियम के सेल्स को देखें तो कॉर्क कैम्बियम जो है ये 2 से 3 लेयर में अरेंज्ड रहता है और इसके सेल्स कैसे हैं? सेल्स जो हैं दे आर थिन वॉल्ड एंड रेक्टेंगुलर इन शेप। मैंने कहा कि ये क्या है? ये है फेलोजन, जिसका एक और नाम है और वो है कॉर्क कैम्बियम। चूंकि हमने समझा है कैम्बियम कोई सा भी हो हमेशा कैसा होता है? मेरिस्टेमेटिक ही होता है। तो ये डिवाइड करने वाला है, यानी ये भी अपने आप में क्या है? एक सेकेंडरी मेरिस्टेम है। आपने जब पढ़ा था अबाउट सेकेंडरी मेरिस्टेम तो आपने 2 एग्जांपल लिया था वहां पे, एक लिया था इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और एक लिया था कॉर्क कैम्बियम यानी फेलोजन। तो ये अपने आप में क्या है? यू कैन से दिस इज अपने आप में दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टम। चूंकि डिवाइड कर रहा है तो मेरिस्टम है, लेकिन बना तो है किसी डिफरेंशिएटेड सेल से ना। तो आपने कहा ये डी डिफरेंशिएशन से बना है, बाद में बना है, इसलिए आपने कहा दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टम। अब अगर मैंने कहा है कि ये फेलोजन है तो आपने समझा है किससे बनता है? हाइपोडर्मिस से बनता है या फिर जनरल कॉर्टेक्स से बनता है। ये दिखाया मैंने बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस है, बाहर की तरफ ये एपिडर्मिस मैंने दिखा दिया है। दीज आर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं ऐसे। ये रप्चर्ड एपिडर्मिस है। ये फेलोजन जिसका मैंने कहा इंफॉर्मेशन की ये थिन वॉल्ड है, नियरली रेक्टेंगुलर हैं, 2 से 3 लेयर में हैं, ऑब्वियसली लिविंग तो होंगे क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं। ये बाहर की तरफ कुछ सेल्स कट ऑफ करते हैं, ये बाहर की तरफ कुछ सेल्स कट ऑफ करते हैं, ये बाहर की तरफ जो सेल्स हैं दीज आर टाइटली पैक्ड, दिस सेल्स आर सुबेराइज्ड और सुबेरिन का डिपोजिशन होने के चलते इन सेल्स के बीच में मैंने कहा है देयर इज डिपोजिशन ऑफ सुबेरिन, इसलिए टाइटली पैक्ड हैं और सुबेरिन के चलते ये एयर टाइट भी हैं, वाटर टाइट भी है, यानी यहां से न वाटर की एंट्री हो सकती है और न ही एयर के लिए ये परमिएबल है। ये जो ब्लू वाला सेल है इसका नाम क्या है? यही है कॉर्क, जिसका एक और नाम देते हैं आप और वो है फेलम। अब ये अगर मैंने कहा कि ये जो ओपनिंग है दिख रहा है इसके ठीक नीचे के सेल्स को देखें अपन तो वो सेल्स पेरेन्काइमेटस हैं, लूजली अरेंज्ड है, लेकिन यहां सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है।
जो ब्लू वाले सेल्स दिख रहे हैं आपको मेरे डायग्राम में, ये कॉर्क सेल्स हैं, यहां सुबेरिन का बहुत ज्यादा डिपोजिशन है, इसीलिए ये सेल्स डेड हैं। ये सेल्स कैसे हैं? डेड हैं, सुबेराइज्ड हैं और इंपरवियस फॉर वाटर एंड एयर हैं। जबकि इस ठीक ओपनिंग के नीचे जो सेल्स हैं दे आर लूजली अरेंज्ड, यहां कोई सुबेरिन का डिपोजिशन नहीं है, यानी लिविंग सेल्स हैं। इन्हें नाम देते हैं आप कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स। जैसे इसने बाहर की तरफ सेल्स कट ऑफ करा है वैसे ही अंदर भी कट ऑफ कर रहा है। जैसे वैस्कुलर कैम्बियम ने बाहर भी सेल्स कट ऑफ करा था, नाम दिया सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर भी सेल्स कट ऑफ हुए थे, नाम दिया था सेकेंडरी जाइलम। वैसे ही ये अंदर का पार्ट है, ये बाहर का पार्ट है, दिस इज एपिडर्मिस। अब मैंने कहा कि इसके जो नीचे सेल्स बन रहे हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं, स्फेरिकल शेप के सेल्स हैं जो कि लूजली अरेंज्ड हैं और ये पेरेन्काइमेटस नेचर के हैं, यानी ये लिविंग हैं और ये फूड वगैरह को स्टोर करने के रिस्पॉन्सिबल हैं। इनका नाम देते हैं आप सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अब ऐसा नाम क्यों है? तो आपने कहा था कि ये बनता किससे है? कॉर्क कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय डी डिफरेंशिएशन ऑफ आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। तो अगर आपने कहा ये कॉर्टेक्स से बना है और इसने नया सेल्स बनाया है, तो जो एक्चुअल जो पहले वाला कॉर्टेक्स वो कहां चला गया होगा? नीचे चला गया होगा ना, समझिएगा अच्छे से। मैंने कहा कि जो कॉर्टेक्स है उसी से बना, ये कॉर्टेक्स के आउटर लेयर से बना ये, तो इसी ने कट ऑफ करा तो ये सेल बना। तो जो पहले से यहां रहा होगा, जो जैसे आपने कहा प्राइमरी कॉर्टेक्स, वो तो चला गया नीचे की तरफ ना, तो प्राइमरी कॉर्टेक्स नीचे है, ये जो बना है वो क्या है? सेकेंडरी कॉर्टेक्स है। या फिर इसका एक और नाम क्या देते हैं? एक और नाम देते हैं आप फेलोडर्म। फेलोडर्म। और इन कॉर्क कैम्बियम और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिला दें तो आप कहते हैं पेरीडर्म। क्या कहते हैं आप इसे? पेरीडर्म कहते हैं। ये जो ओपनिंग है इसे आप लेंटिसल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लेंटिसल कहते हैं। लेंटिसल्स आर ओपनिंग ऑन स्टेम और इट कैन बी ऑन रूट एज वेल, बात करेंगे आगे। तो ये अभी चूंकि हम लोग स्टेम के बारे में बात करें तो मैंने कहा दिस इज ओपनिंग ऑन स्टेम एज वेल एज ऑन रूट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। ये एक्ट करते हैं एज ओपनिंग एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। स्टमक वाला पॉइंट है, लेंटिसल्स आर ओपनिंग, लेंस शेप्ड ओपनिंग ऑन स्टेम और रूट formed during secondary growth and are responsible for gaseous exchange। हालांकि ये ओपनिंग है तो यहां से ट्रांसपिरेशन भी होगा, लेकिन नेग्लिजिबल है, लेकिन होता जरूर है। तो मैंने कहा इसका मेन काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज है। हालांकि एक और काम यह है कि यहां से चूंकि ओपनिंग है तो नीचे के सेल्स एक्सपोज हो गए, तो यहां से वाटर का लॉस हो सकता है, इसे आप कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो ये लेंटिसल था, उसके ठीक नीचे कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स थे, तीनों को मिलाकर अपना नाम दिया है पेरीडर्म। यानी बार बार ये डिवाइड करता रहेगा, डेड सेल्स बनाता रहेगा बाहर की तरफ, लिविंग सेल्स बनाता रहेगा अंदर की तरफ, यानी गर्थ तो बढ़ता ही रहेगा, यानी यहां से भी सेकेंडरी ग्रोथ होगा। अब यहां से एक और टर्म आता है और वो है राइटिडोम। राइटिडोम क्या है? तो जरा सोचो आप, जब बार बार ये सेल बना रहा होगा कॉर्क को, जिसके सेल्स सुबेराइज्ड हैं, तो कई सालों बाद आपको किसी पेड़ को देख रहे हैं बाहर से, तो आपको बिल्कुल कड़क सा डेड पार्ट टूट के अलग होता हुआ दिखता रहता है। वो डेड पार्ट क्या है? तो यही कॉर्क जब हर साल बनने के चलते मोटा होता जा रहा है, तो जो सेल्स कैसे हैं? डेड हैं, तो लगातार वहां से वो गिरते रहते हैं, जिसे आप कहते हैं राइटिडोम। यानी राइटिडोम इज एक्चुअली एक्सटर्नल पार्ट ऑफ प्लांट व्हिच इज हैविंग डेड सुबेराइज्ड सेल्स। कौन से सेल्स? कॉर्क के सेल्स वो होते हैं। ठीक बात है। तो ये भी आपको ध्यान रखने का है, यानी वैस्कुलर कैम्बियम हो या फिर कॉर्क कैम्बियम हो, दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब कई बार हो सकता है आपने न्यूज व्यूज जब देखते हैं तो, या फिर गांव में अक्सर देखते होंगे आप कि लोग कहते हैं कि एक
कहीं पे पेड़ है और पेड़ पे हनुमान जी का या फिर गणेश जी का या फिर शंकर भगवान का चेहरा दिख रहा है। सुने होंगे आप, कई बार लोग पूजा वूजा करने निकल जाते हैं कि गणेश जी का शेप दिख रहा है वहां पे। अब वो क्या है, तो एक टर्म है नॉट। नॉट क्या है, तो जरा से सोचो आप, अगर मैंने कहा कि एक ट्री है, इसका एक ये साइड से निकल रहा ब्रांच था, तेज हवा के चलते ये टूट गया, यहां से ये अलग हो गया। अब जरा देखो, सेकेंडरी ग्रोथ यहां भी हो रहा था, यहां भी हो रहा था और यहां भी हो रहा था, लेकिन यहां पे क्या था, एपिडर्मिस था, तो एक प्रॉपर शेप में हो रहा था, जबकि यहां पे क्या है, एपिडर्मिस रप्चर कर गया है। तो यहां जब सेकेंडरी ग्रोथ होता है, गर्थ बढ़ता है, तो अपने आप एबनॉर्मल सा ऐसे नॉट बनता है, गांठ दिखता है आपको। अब उसका अलग सा शेप हो सकता है। अब चूंकि अपने इतने सारे भगवान हैं, सबका अलग अलग कुछ ना कुछ शेप है, तो उससे रिजेंबल कर जाता है, तो कहते हैं गणेश जी हैं या फिर अलग हनुमान जी दिख रहे हैं। तो नॉट ध्यान रखिएगा, नॉट इज एनामोलस स्ट्रक्चर, वियर्ड सा स्ट्रक्चर और स्वेलिंग फॉर्म ड्यू टू सेकेंडरी ग्रोथ इन दैट रीजन जहां से स्टेम टूट करके अलग हो गया है। तो ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम। अब आगे बात करनी है अपने को अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। मैं फिर से पॉज किया हूं 2 मिनट, आपसे कुछ अगर आपको कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए। रविंद्र, आपका क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फेलोजन एंड फिलम। फेलोजन ये रहा, फिलम ये रहा। अब क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार फिर से क्वेश्चन डाल दीजिए कि हाँ मुझे फिर से समझने का है। अदरवाइज मुझे उम्मीद है कि समझ में तो अब आ गया होगा क्या फिल्म है और क्या फेलोजन है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट के बारे में। अब रूट में जो सेकेंडरी ग्रोथ है वो बहुत डिटेल में नहीं पढ़ने का है, आप डाइकोट स्टेम पे फोकस रखिएगा। डाइकोट रूट आप अपने आप समझ जाएंगे अगर डाइकोट स्टेम आपने ढंग से समझा है तो। कनिष्क का क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन इफ एपिडर्मिस इज डैमेज्ड। अगर मैंने ये चीज समझाया बेटा, खुद से मैंने समझा दिया ये चीज कि अगर एपिडर्मिस रप्चर कर जाता है, जो कि कर जाता है ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ, तो नीचे के यानी एपिडर्मिस के नीचे के जो सेल्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगे। साथ में जो पैथोजेंस हैं, चाहे वो फंजाई हो, चाहे बैक्टीरिया हो या फिर वायरस है, उनको अंदर जाने का एक एंट्री पॉइंट मिल जाएगा। तो ये प्लांट के लिए सही तो नहीं है, इसलिए इसको हील करना पड़ेगा। एंड दिस इज द ओनली रीजन कि कॉर्क केमिकल एक्टिविटी शुरू होता है व्हिच कॉजेज सेकेंडरी ग्रोथ एज वेल। तो अब है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट, और ये हमने समझ लिया है, कुछ हद तक हमने पहले ही समझ लिया है। मान लीजिए मैंने कहा ये अपना एंडोडर्मिस है रूट का, दिस इज आउटरमोस्ट स्टेज, दिस इज एंडोडर्मिस ऑफ रूट। अब मैं यहां पे अलग से फिर पैसेज सेल्स वगैरह नहीं दिखा रहा हूं, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं कि वो सब तो आपको पता है, अभी हम लोग उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये रहा एंडोडर्मिस। अगर ये एंडोडर्मिस है तो इसके ठीक नीचे क्या मिलता है, इसके ठीक नीचे मिलता है आपको पेरीसाइकल। ये रहा पेरीसाइकल, जो कि डाइकोट स्टेम से अलग है। कैसे अलग है, तो डाइकोट स्टेम का पेरिसाइकल वाज हेटेरोजेनस इन नेचर एंड वाज मल्टी लेयर्ड। क्यों कहा हेटेरोजेनस, क्योंकि वहां पे पेरेन्काइमा भी था और स्क्लेरेन्काइमा भी था। ये कैसा है, सिर्फ पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं। तो ये रहा अपना रेड वाला इज पेरीसाइकल।
इसके बाद ये रहा प्रोटोजाइलम। मैं सेल्स लगातार बड़ा करता जा रहा हूं। ये प्रोटोजाइलम और ये मेटाजाइलम, ये रहे जाइलरी कंपोनेंट्स। ये ब्लैक से मैंने बनाया है यहां पे फ्लोएम को, ब्लैक से बनाया मैंने फ्लोएम को, ये रहा फ्लोएम, ये रहा फ्लोएम। और मैं यहां पे रेड यूज करता हुआ बना रहा हूं कंजंक्टिव टिश्यू। आप कंजंक्टिव कह सकते हैं, कई बार कंजंक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। तो ये रहा कंजंक्टिव टिश्यू जो कि जाइलम फ्लोएम के बीच में है, और ये रहा पिथ जो कि सेंट्रली लोकेटेड आपको दिख रहा है। मैं फिर से समझा दे रहा हूं कंजंक्टिव टिश्यू क्या है और पिथ क्या है। हालांकि उम्मीद करना चाहिए मुझे कि आपको पता हो, बट स्टिल अगर मैं लेबल करूं तो ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ये फ्लोएम है, ये रेड वाला सेल कंजंक्टिव टिश्यू है, ये कंजंक्टिव टिश्यू है, ये कंजंक्टिव टिश्यू है, ये रेड वाला कंजंक्टिव टिश्यू है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू होता है डाइकोट रूट में, तो वहां सेल्स ऑफ कंजंक्टिव टिश्यू, सेल्स ऑफ कंजंक्टिव टिश्यू, cells of conjunctive tissue present between xylem and phloem undergoes dedifferentiation and form strips of meristematic tissue। यहां ये हो गए dedifferentiate और बनाया इसने क्या, मेरिस्टेमेटिक टाइप का टिश्यू बनाया। यानी अभी मैंने नहीं कहा कि वैस्कुलर कैम्बियम है, अभी मैंने कहा सिंपली स्ट्रिप के फॉर्म में है ये, जिसके सेल्स कैसे हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम टाइप के हैं ये, यानी बाद में बना हुआ है। वैसे ही जो पेरिसाइकल है ये भी डी डिफरेंशिएट हुआ और इसने भी बनाया सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब ये एक वेवी नेचर का सेकेंडरी मेरिस्टेम बना हुआ है, जो कि बिल्कुल बाद में बना है। जब तक आप प्राइमरी रूट के बारे में बात कर रहे थे, प्राइमरी ग्रोथ के टाइम की बात कर रहे थे आप रूट का, तो वहां आपको नहीं दिख रहा था, अब ये दिखना शुरू हुआ है। तो ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, दिस वैस्कुलर कैम्बियम इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ऑरिजिन। डाइकोट रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम है वो कैसा है, कंप्लीटली सेकेंडरी है। ये अपने आप में क्वेश्चन है। डाइकोट स्टेम वाला पार्टली प्राइमरी पार्टली सेकेंडरी, ये कैसा, कंप्लीटली सेकेंडरी ऑरिजिन का है। कैसा है ये, वेवी नेचर का है। अब ये सेल्स अंदर की तरफ कट ऑफ करता है, एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट। यहां भी फ्यूजिफॉर्म रे इनिशियल्स रहेंगे, सब कुछ पैरेलल वैसे ही बनाएगा। अंदर की तरफ क्या, सेकेंडरी जाइलम, अंदर की तरफ क्या बनाएगा, अंदर सेकेंडरी जाइलम, बाहर क्या बनाया इसने, सेकेंडरी फ्लोएम। अभी स्टार्टिंग में तो आपको दिख रहा है वेवी नेचर का है, लेकिन जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम बनाता है वैसे वैसे इट विल स्टार्ट टू बिकम नियरली सर्कुलर। अभी ये वेवी फॉर्म में दिख रहा है वैस्कुलर कैम्बियम, बट ग्रेजुअली इट विल बिकम सर्कुलर इन नेचर। अंदर बनाएगा जाइलम, बाहर बनाएगा फ्लोएम। इस तरह से सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा होगा। तो यहां आप देख रहे हैं डाइकोट रूट के सेकेंडरी ग्रोथ में कंजंक्टिव टिश्यू का और पेरिसाइकल का भी रोल है। दोनों मिलकर बना रहे हैं वैस्कुलर कैम्बियम को। चूंकि ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं अंदर की तरफ भी बाहर की तरफ भी, इसीलिए जो पिथ है दैट बिकम्स इनकॉन्स्पिकुअस और हाई रिड्यूस्ड इन केस ऑफ डाइकोट रूट। स्टेम में तो था ही, यहां रूट में भी आप कह रहे हैं कैसा है, ये इनकॉन्स्पिकुअस है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में है, क्योंकि प्रेशर झेल नहीं पाता पेरेन्काइमा और उसके सेल्स क्रश हो जाते हैं। तो इस तरह से बनता है वैस्कुलर कैम्बियम और बनाता है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। अब जैसे डाइकोट स्टेम में वैस्कुलर कैम्बियम के साथ साथ कॉर्क कैम्बियम भी बना था, वैसे यहां भी बनता है। जो पेरिसाइकल है इसके सेल्स हो जाते हैं डी डिफरेंशिएट और बनाता है क्या, कॉर्क कैम्बियम बनता है यहां भी।
जैसे डाइकोट स्टेम में कॉर्क कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम आउटर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, यहां कह रहे हैं आप डाइकोट रूट में भी कॉर्क कैम्बियम बनता है, लेकिन वो बनता है किसके चलते? बाय डिफरेंशिएशन ऑफ पेरिसाइकिल। तो पेरिसाइकिल यहां कॉर्क कैम्बियम भी बना रहा है, वैस्कुलर कैम्बियम में भी उसका पार्टिसिपेशन है। अब दूसरी चीज, जब ये वैस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटी दिखा रहा था तो अंदर में फिर से वैसे ही रिंग के फॉर्म में बन रहा था सेकेंडरी जाइलम, लेकिन आप याद कीजिए आपने कहा था रिंग्स आर क्लियरली डिस्टिंक्ट तब जब सीजनल वेरिएशन कॉन्ट्रास्टिंग होता है। अब जो रूट है, क्या उसको सर्दी गर्मी बसंत से कुछ मतलब पड़ता है क्या? वो तो जमीन के नीचे है, यानी वहां पे सीजनल वेरिएशन उस तरह से कॉन्ट्रास्टिंग नहीं है, इसीलिए आपको रूट में कभी भी एनुअल रिंग्स देखने को नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, बनता है सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा तो रिंग्स तो बन रहे हैं, लेकिन रिंग्स दिख रहे थे स्टेम में क्योंकि लाइट और डार्क था वहां पे। लाइट डार्क क्यों था? क्योंकि वहां पे सीजनल वेरिएशन था क्लियरली, जबकि रूट तो अंडरग्राउंड है, उसे वो एक्सपोज हो ही नहीं पाता चेंज हो रहे इन्वायरमेंटल कंडीशन से, इसीलिए रिंग्स बनते हैं वहां पर, लेकिन वो रिंग्स डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं। ध्यान रखिएगा, एनुअल रिंग्स आर नॉट डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ डाइकोट रूट, एज रूट यूज्ड टू बी सबटेरेनियन, एज रूट यूज्ड टू बी अंडरग्राउंड प्लांट पार्ट। तो ये भी ध्यान रखने का है। मैंने कहा पेरिसाइकिल ने बनाया कॉर्क कैम्बियम, यहां भी बनेगा वैसे ही बाहर की तरफ। बाहर की तरफ क्या बनेगा? बाहर की तरफ बनेगा कॉर्क, अंदर की तरफ बनेगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यहां से आपको ध्यान रखने का है कि दिस इज हाउ सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट अकर्स। यहां भी वही दो चीज बना, पहले वैस्कुलर कैम्बियम और फिर बना यहां पे कॉर्क कैम्बियम, लेकिन दोनों के मदर सेल्स अलग अलग हैं। ये किसी और चीज से बना है और ये भी किसी और चीज से बना है, डाइकोट स्टेम के बिल्कुल पैरेलल नहीं है। ठीक बात है, ये था सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट रूट। अब कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स हैं, इधर उधर की बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। चैप्टर नियरली क्या खत्म ही हो गया है। अब कुछ मैं गोल्डन पॉइंट्स अलग से ऐड करा रहा हूं जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। एक टर्म है हार्ड वुड एंड सॉफ्ट वुड, दूसरा है होमो जाइलस एंड हेटेरोजाइलस वुड। नेक्स्ट है पोरस एंड नॉन पोरस वुड। एक टर्म है बार्क, एक टर्म है गॉडलिंग। जब जरा इनके बारे में बात कर लेते हैं। अब ये जो हार्डवुड है, इसका मतलब ये हुआ एक ऐसा वुड, मतलब क्या? जाइलम। कौन सा जाइलम? यूजुअली सेकेंडरी जाइलम का आप एड्रेस कर रहे होते हैं। आप वुड को जाइलम कह लीजिए या फिर सेकेंडरी जाइलम कह लीजिए, बात एक ही हुआ। तो जो हार्डवुड है ये एक ऐसा जाइलम है, ये एक ऐसा सेकेंडरी जाइलम है जो हार्ड है। हार्ड है मतलब क्या? यहां जाइलम फाइबर है। एक ऐसा वुड जिसमें जाइलम फाइबर हो उसे कह देंगे हार्डवुड, जहां जाइलम फाइबर ना हो उसे कह देंगे आप सॉफ्ट वुड। अब कौन है हार्डवुड फिर? तो जो एंजियोस्पर्मिक वुड है वहां आपको जाइलम फाइबर देखने को मिलता है, जबकि जो जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ हुआ है, सेकेंडरी जाइलम बना है, वहां आपको सॉफ्ट वुड देखने को मिलता है। चिन्मयी का क्वेश्चन है, सर पिथ इज स्मॉलर इन डाइकोट और मोनोकोट फॉर बोथ रूट एंड स्टेम। बिल्कुल सही बात है, चाहे वो डाइकोट स्टेम हो चाहे डाइकोट रूट हो, उन दोनों में पिथ जो है रिड्यूस्ड रहता है, एंड रीजन इज सेकेंडरी ग्रोथ वहां पे देखने को मिलता है। मोनोकोट स्टेम में तो आप कहेंगे कि पिथ मिलता ही नहीं है, पिथ कॉन्स्पिकुअस है तो कहने का ही नहीं है, है ना? मिक्सअप नहीं कीजिएगा।
जैसे मैंने कहा कि डाइकॉट रूट में पित्त जो है वो रिड्यूस्ड है, मोनोकॉट रूट में कंस्पिकुअस है। ऐसा ही पॉइंट वहां मत बना दीजिएगा। डाइकॉट स्टेम के लिए कह सकते हैं पित्त रिड्यूस्ड है, लेकिन मोनोकॉट स्टेम में आप कह देंगे प्रोमिनेंट है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पित्त होता ही नहीं है, वहां सिंपली अनडिफरेंशिएटेड ग्राउंड टिश्यू मिलता है, वहां आपको पित्त या फिर पिथरेज या फिर पेरिसाइकल एंडोडर्मिस वगैरह नहीं मिलता है, ये तो पता ही है आपको। तो ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक ना हो जाए। तो मैंने कहा हार्डवुड एंजियोस्पर्मिक वुड को कहते हैं जहां जाइलम फाइबर मिलता है, और जिम्नोस्पर्मिक वुड को कहते हैं आप सॉफ्ट वुड जहां पे जाइलम फाइबर नहीं मिलता है। वैसे ही जो होमोजाइलस है, इसका मतलब क्या हुआ, एक ऐसा वुड होमोजाइलस यानी एक तरह का ही है, यानी वहां पे वेसल्स अगर नहीं है तो आपने कहा होमोजाइलस। ऐसा नाम क्यों पड़ा? वेसल्स नहीं है मतलब क्या है, सिर्फ ट्रैकिड्स हैं। पानी कैरी करने वाला कौन है जाइलम में? ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो अगर वेसल्स नहीं तो सिर्फ क्या है, ट्रैकिड्स हैं, तो आपने कहा वो होमोजाइलस है। अगर वेसल्स भी हैं और ट्रैकिड भी है तो आपने कह दिया वो हेटेरोजाइलस है। अब वेसल्स कहां नहीं होते हैं तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। ट्रैकिड वेसल दोनों कहां होते हैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, क्योंकि अब तो ये बिल्कुल फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, वेसल्स कहां मिलते हैं कहां नहीं मिलते हैं। अगर किसी को डाउट है इसमें तो बोलिएगा, मैं आंसर बता दूंगा, लेकिन पहले डांटूंगा। वैसे ही जो पोरस वुड है और नॉन पोरस वुड है, इसका मतलब ये हुआ फिर से वही चीज, अगर वेसल है तो कह देंगे पोरस है, और अगर वेसल नहीं है, वेसल इज एब्सेंट, तो आप कह देंगे दैट इज नॉन पोरस वुड। वेसल नहीं है तो आपने कहा वो होमोजाइलस है, या फिर आपने कहा वो नॉन पोरस है। ये भी आपको ध्यान रखने का है। एग्जाम्पल आप खुद से वर्कआउट कर सकते हैं, कर लेना चाहिए आपको। और जो नेक्स्ट है वो ये कि जो पोरस है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है डिफ्यूज्ड पोरस और एक होता है रिंग पोरस। जो डिफ्यूज्ड पोरस है ये अपने आप में एक प्रिमिटिव फीचर है, जबकि ये अपने आप में एक एडवांस फीचर है। चलिए एडवांस प्रिमिटिव है ठीक है, लेकिन है क्या? तो एक ऐसा वुड जिसमें आपने कहा वेसल है तो पोरस हुआ, लेकिन अब डिफ्यूज्ड पोरस क्यों? तो अगर सारे के सारे वेसल्स यूनिफॉर्म हैं, यूनिफॉर्म ल्यूमेन वाले हैं, यूनिफॉर्म डायमीटर वाले हैं, तो आपने कह दिया दैट इज डिफ्यूज्ड पोरस। जबकि अगर नैरो और वाइड ल्यूमेन वाले दो तरह के बन रहे हैं, जैसे आपने कहा था स्प्रिंग में कुछ अलग तरह का वेसल बनता है, ऑटम में कुछ और तरह का बनता है। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म किस कॉन्टेक्स्ट में? डायमीटर के कॉन्टेक्स्ट में, तो आपने कह दिया वो नॉन यूनिफॉर्म है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं? एग्जाम्पल भी मैं लिख रहा हूं आपके लिए। एग्जाम्पल है अपने पास क्वेरकस। और क्या एग्जाम्पल है? तो एग्जाम्पल है अपने पास मोरस। क्वेरकस ये नाम याद रखिएगा आज के बाद, शायद आप सुने भी हो। जो क्वेरकस सुबेर है इसका कॉमन नेम होता है ओक ट्री, और इसी क्वेरकस सुबेर के अंदर देखें तो जो कॉर्क बनता है, क्वेरकस सुबेर यहां सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है by the activity of वेस्ट्रोकैम्बियम as well as कॉर्क कैम्बियम, यानी कॉर्क बन रहा होगा। कॉर्क कैसे हैं? हाईली सुबराइज्ड। सुबरीन से क्या होता है? वो एयर टाइट और वाटर टाइट हो जाते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे अपने बायोलॉजी लैब में जो पुराना बोतल है, या फिर कभी गए होंगे किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के यहां, तो बोतल के ऊपर वो बोतल कॉर्क लगा करके रखते हैं जो कि लकड़ी का हुआ करता है। तो वो जो बोतल कॉर्क है जो कैप की तरह लगा के रखते हैं ऊपर में, वो क्या है? तो यूजुअली क्वेरकस सुबेर का वो कॉर्क है। यूजुअली किसका रहता है वो? क्वेरकस सुबेर का, यानी ओक ट्री का वो कॉर्क रहता है। कॉर्क कैसा रहता है? सुबेराइज्ड यानी डेड रहता है। उसी कॉर्क से ध्यान रखिएगा, मैंने कहा है क्वेरकस सुबेर से ही आप ओपन करते हैं बोतल कॉर्क, और उसी कॉर्क सेल से आगे आप पढ़ने को मिलेगा अपने को, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया था।
सेल वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम कॉर्क सेल्स ऑफ क्वेरकस सुबेर यानी ओक ट्री बाई रॉबर्ट हुक। तो अभी एनाटॉमी के हिसाब से बात करें अगर, तो मैंने कहा है कि क्वेरकस सुबेर में जो वुड है वो कैसा है, रिंग पोरस टाइप का वुड है और उसके कॉर्क को यूज किया जाता है एज बोटल कॉर्क। और मैंने कहा है उसी कॉर्क से सेल का डिस्कवरी भी करा था किसने, रॉबर्ट हुक ने। ये हम लोग फिर से पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे सेल स्ट्रक्चर के बारे में। वैसे ही जो दूसरा नाम मैंने बोला है वो है मोरस, जैसे मलबरी नाम है मोरस रूबरा, तो मोरस और क्वेरकस इनमें आपको देखने को मिलता है नॉन यूनिफॉर्म यानी एडवांस टाइप का रिंग पोरस वुड। जबकि अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहां आपके पास एग्जाम्पल है बेट्यूला, ये भी आप याद रख सकते हैं। यहां आपको मिलता है डिफ्यूज पोरस टाइप का वुड, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है बार्क क्या होता है। तो बार्क अपने आप में एक नॉन टेक्निकल टर्म है। बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट। बार्क जो है ये अपने आप में एक नॉन टेक्निकल टर्म है विच इंक्लूड्स एवरीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी रहता है सबको आप एक साथ क्या कहते हैं, बार्क नाम दे देते हैं। यानी देखें अगर कि बार्क में क्या क्या आ जाता है, तो अगर हम लोग वैस्कुलर कैम्बियम से ठीक बाहर की तरफ निकल रहे हैं तो आपको मिलेगा सबसे पहले क्या, सेकेंडरी फ्लोएम मिलेगा। आप उसके और बाहर जा रहे हैं तो क्या मिलेगा आपको, मेनली आपको पेरिडर्म मिलेगा। अगर काफी लेट देख रहे हैं पौधे को, यानी काफी साल से सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है, तो उसमें एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल वगैरह आपको देखना नहीं मिल पाएगा वहां पे। अगर लेकिन अर्ली स्टेज है तो मिल सकता है पेरिसाइकिल, मिल सकता है एंडोडर्मिस भी, लेकिन अर्ली स्टेज में मिलेगा। लेकिन मिलेगा ना, इसलिए मैंने कह दिया है कि बार्क में सब कुछ आ जाता है प्रेजेंट आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। एक बहुत पुराना ट्री है तो वहां पे आप कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम और पेरिडर्म आएगा, और अगर बिल्कुल अभी स्टार्ट ही हुआ है सेकेंडरी ग्रोथ तो आप कह देंगे ये सब कुछ आता है बार्क के अंदर। अब ये जो बार्क है ये भी दो तरह का होता है, एक होता है रिंग बार्क और एक होता है स्केली बार्क। रिंग मतलब क्या, तो जैसे मान लो मैंने कहा ये एक स्टेम है, अब इसके बाहर जो बार्क निकल रहा है बिल्कुल वो रिंग के फॉर्म में निकल रहा है, टुकड़े में नहीं, पूरा एक रिंग के फॉर्म में निकल रहा है, तो दैट इज रिंग बार्क। और जो भोजपत्र है इसे आप नाम देते हैं बेटुला प्लांट, जिसे पुराने जमाने में लिखने का काम करते थे, पेपर की तरह यूज करते थे। क्यों यूज करते पेपर की तरह, तो ये रिंग फॉर्म में रहता है, लंबा सा शीट है उसको रोल कर दे रहे हैं एक ऊपर एक, वैसा ही ये रिंग बार्क है, काफी लंबा सा। जबकि जो स्केली बार्क है ये रिंग के फॉर्म में नहीं है, स्केल के फॉर्म में मिलता है, टुकड़े के फॉर्म में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अपने आसपास फॉर एग्जांपल अमरूद का पेड़ है, या फिर मैंगो का पेड़ है, या फिर इमली का पेड़ है, टैमरिंड है, तो इन प्लांट में आप कभी गौर करेंगे पुराना पेड़ है तो वहां आपको सेकेंडरी को देखने को मिलेगा, आपको वहां से खुद निकलता हुआ बाहर की तरफ बार्क दिखेगा, वो बार्क स्केल के फॉर्म में है, आपने कहा स्केली बार्क है। जबकि ये प्लांट या फिर मैंने कहा यूकलिप्टस, यहां भी आपको पतला सा रिंग के फॉर्म में ही बार्क देखने को मिलता है। तो ये था बार्क के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि बार्क क्या होता है। बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म व्हिच इंक्लूड्स एवरीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। यानी क्या क्या आता है ये आपसे पूछा जा सकता है। बार्क का डेफिनेशन क्या है ये स्कूल एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है, मैंने पहले ही कह दिया, स्टार मार्क भी करा था कि होता है इंपॉर्टेंट। अब आते हैं इस चैप्टर का सबसे लास्ट स्टेटमेंट पे, लास्ट इंफॉर्मेशन पे, और वो है गर्डलिंग। गर्डलिंग क्या है, तो मान लीजिए मैंने कहा ये एक डाइकोट स्टेम है फॉर एग्जांपल। अब अगर इस डाइकोट स्टेम में आपने
रिंग के फॉर्म में इसके बार को निकाल दिया। बार क्या था? एवरीथिंग प्रेजेंट आउटसाइड वैस्कुलर कैम्बियम। तो वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी था उसको आपने यहां एक रिंग के फॉर्म में बाहर निकाल दिया। यानी यहां पे क्या बचा हुआ है? यहां पे क्या रहा होगा? दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम, दिस इज जाइलम, दिस इज हैविंग पिथ। वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर जो कुछ भी था आपने निकाल दिया, यानी बार्क को निकाल दिया है। दिस रिमूवल ऑफ बार्क in form of a ring from stem is known as girdling। इसको क्या कहते हैं आप? girdling कहते हैं। girdling is removal of bark of stem in form of ring। अब अगर मैंने stems में girdling करा है तो नीचे क्या रहा होगा? रूट। ऊपर क्या रहा होगा? शूट रहा होगा, है कि नहीं? अब जरा देखो, आपने बार्क निकाला है, यानी क्या निकाला है? फ्लोएम निकाला है। क्या छोड़ा है? जाइलम छोड़ा है। जाइलम छोड़ा है, इसी कारण से क्या है? रूट जो पानी एब्जॉर्ब कर रहा है वो इसके थ्रू शूट तक तो पहुंच रहा है। शूट में खाना बन रहा है क्योंकि CO2 ले लिया एटमॉस्फेयर से, वाटर मिल गया, मिनरल मिल ही चुका था, खाना बना। लेकिन जब खाना ऊपर से नीचे आएगा तो इसके बाद तो आगे जा नहीं पाएगा क्योंकि फ्लोएम तो है नहीं, आपने हटाया हुआ है कि नहीं? इसीलिए एज ए रिजल्ट ऑफ गर्डलिंग रूट डाइज फर्स्ट। पहले कौन मरेगा? रूट, क्योंकि खाना ही नहीं मिला। अब जब रूट मरेगा तो शूट का भी डेथ होगा, लेकिन पहले कौन? रूट। शूट का क्यों डेथ होगा? क्योंकि अगर रूट के सेल्स मर गए तो पानी कौन एब्जॉर्ब करेगा? पानी एब्जॉर्ब हुआ नहीं, पानी ऊपर गया नहीं, पानी ऊपर गया नहीं तो खाना बना नहीं। तो जो शूट है, तो अगर आपने गर्डलिंग करा है तो जो रूट है वो पहले मरा, रूट विल डाई फर्स्ट फॉलोड बाय डेथ ऑफ शूट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है AIPMT का कि गर्डलिंग करेंगे तो क्या होगा? पहले शूट का डेथ होगा, पहले रूट का डेथ होगा। तो ये लॉजिकल है। गर्डलिंग करा आपने तो गर्डलिंग क्या करते हैं? गर्डलिंग क्या होता है ये जानकारी होना चाहिए। बार का रिमूवल होता है गर्डलिंग इन फॉर्म ऑफ रिंग। तो आपने फ्लोएम को हटाया है, यानी बार को हटाया तो फ्लोएम को हटा दिया, यानी खाना ऊपर से नीचे नहीं पहुंच पाएगा, यानी रूट विल डाई फर्स्ट, अल्टीमेटली शूट विल आल्सो डाई। तो ये था अबाउट दिस चैप्टर प्लांट एनाटॉमी, जो कि आपको ध्यान रखने का है। ये भी अच्छा खासा वेटेज वाला चैप्टर था। 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी आ जाते हैं। चैप्टर खत्म हो गया है। देखते देखते 2 चैप्टर हम लोगों ने वाइंड अप कर लिया है बॉटनी का, एक लिविंग वर्ल्ड और एक हमने कर लिया है प्लांट एनाटॉमी। ग्रेजुअली मेरा काम खत्म हो रहा है, आपका काम बढ़ रहा है, लेकिन आप भी सिंसियरली पढ़ते रहिए, डाउट्स को पूछते रहिए। और ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब जब मिलेंगे हम लोग अगली बार तो बात करेंगे, एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड दैट फ्रेश चैप्टर विल बी आवर वेरी ओन चैप्टर, दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म, जिसमें आप अपने आसपास के पेड़ पौधों के फ्लावर, लीफ, फ्रूट, इन सब के बारे में बात कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए फिर इतना ही है। थैंक यू। और अगले चैप्टर में आप पहले से ही माइंड मेकअप कर रखिएगा कि यू आर गोइंग टू गेट नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। आप हर दिन मान के चलिए आप 10 से 15 तो कम से कम एग्जाम्पल्स आपको प्लांट का नाम याद करने को मिलेगा। तो जो नेक्स्ट चैप्टर दैट इज कंप्लीटली एंटायरली मेमोरी बेस्ड, आप जितना मगअप करके रखें उतना आपको आसानी रहेगी। सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन बेस्ड चैप्टर है नेक्स्ट वाला, लेकिन है मजेदार और है अच्छा खासा वेटेज वाला। चलिए, थैंक यू।